हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे चैप्टर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। ये चैप्टर था हमारा और इस चैप्टर को हम देख रहे थे द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर को। कल हमने आपको इसमें कुछ विशिष्ट बातें बताई थी। हमने बताया था कि किस रूप में हमारा जो इंडियन कल्चर है वह किस रूप में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इम्पोर्टेंट होने का मकसद ये बताता है कि यह जो वास्तव में इंडियन कल्चर है वह सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 है। अर्थात कि यह जो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। यह क्या है? आपका ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन है उस ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। पूरी दुनिया में आपके बहुत सारे सिविलाइजेशन है, ठीक है, और उन सिविलाइजेशन में आपका क्या है, यह इंडिया का सिविलाइजेशन सबसे बड़ा माना जाता है, यह सबसे ज़्यादा प्राचीन माना जाता है। यानी कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में आपका माना जाता है किसे? इंडिया को। अब क्या बात आती है कि यहाँ पे क्वालिटी जो है वास्तव में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी क्वालिटी है एडजस्टमेंट की, कि हम किसी भी चीज़ को अपने रूप में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। और क्या क्वालिटी है हमारे अंदर? हमारे अंदर यूनिटी है, हमारे पास डाइवर्सिटी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग रेसेस के लोग हैं। इसके बावजूद भी हमारे अंदर क्या है, यूनिटी है। इन सभी के बेस के आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो इंडिया की कल्चर है वह एक औरों से क्या है जी, अलग है। इंडिया की कल्चर जो है वह औरों से अलग है। तो इन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन पहला है। इनसे पहले आपका सिविलाइजेशन के रूप में आपका चाइना को भी माना जाता है, जो कुछ क्वालिटी इनके समतुल्य रखता है, ठीक है। हमारे जो सिविलाइजेशन है उसमें एडजस्टमेंट की क्वालिटी है, यूनिटी है, क्योंकि यूनिटी है, हमारे कास्ट और रेस से अलग अलग उसके बावजूद भी। चलिए अब देखते हैं इसमें आगे। कल हमने क्वेश्चन आंसर तक देख लिया था, अब उसके आगे के पार्ट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये वाला आपका पॉइंट कह रहा है, वन ग्राउंड ऑफ दिस एडजस्टमेंट, वन ग्राउंड ऑफ दिस एडजस्टमेंट, यानी इस एडजस्टमेंट के ग्राउंड पे इज फाउंड इन द स्पिरिट ऑफ toleration that has characterized Indian history throughout the ages. Life and late life has been the policy of the Indians in all spheres of life. कह रहा है कि वन ग्राउंड ऑफ द एडजस्टमेंट, अगर हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं, फाउंड द स्पिरिट ऑफ टोलरेशन, तो यहाँ पे सहन शक्ति की एक अलग ही प्रभाव है। सहन शक्ति की जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है। सहन शक्ति का प्रभाव, ठीक है, सहन शक्ति का प्रभाव क्या है, अधिक है। और क्या यहाँ पर कि दैट हैज कैरेक्टराइज्ड इंडियन हिस्ट्री थ्रू आउट द एजेज, और यह युगों युग से हमारे इतिहास में, अर्थात कि इंडिया के इतिहास में यह चला रहा है। किस भावना को? तो लाइफ एंड लेट लाइफ, मतलब जियो और जीने दो, जियो और क्या, जीने दो। यह भावना आज से नहीं पहले से चली आ रही है, युगों युग से हमारे देश में चली आ रही है यह भावना, जियो और जीने दो, ठीक है। हैज बीन द पॉलिसी ऑफ द इंडियंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर एक फेज में, जीवन के भारतीयों में, भारतीयों की जो ये नीति है सिर्फ आपके ह्यूमन रेस में नहीं बल्कि सभी आपका जीवों के अंदर भी, जीवन के हर स्पेयर में आपका यही क्वालिटी आपका मेंटेन है कि जियो और जीने दो। समटाइम्स, कभी कभी, दिस हैज बीन कैरिड सो फार दैट कॉन्ट्रेरी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यह कभी कभी यह कैरिड सो फार, यानी इस रूप में आगे बढ़ता है कि इसका क्या हो जाता है, कॉन्ट्रेरी हो जाता है, अर्थात विरोधाभास हो जाता है। इफ नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी एटीट्यूड्स हैव बीन अलाउड टू सर्वाइव साइमल्टेनियसली, अगर इसके कॉन्ट्राडिक्टरी अगर एटीट्यूड है तो आप अपने आप को समकालीन रूप में एक साथ एडजस्टमेंट करने में, एक साथ जीने में अपने आप को आप सर्वाइव न कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर ये सारी क्वालिटी अगर आपके अंदर नहीं है तो अपने आप को सर्वाइव करने में आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। करेक्ट, टोलरेशन हैड लेड टू द sufferance of civil and even indifference to the values of life,
क्या कह रहा है, टोलरेंस हैड लेड टू द सफरेंस, यानी कि जो सहन शक्ति है उसके कारण आपको सफरेंस यानी कि आपको सामना करना पड़ सकता है प्रॉब्लम का, ऑफ सिविल एंड डिवाइन इंडिफरेंस टू द वैल्यूज ऑफ लाइफ, बहुत सारी अभिन्नता और जीवन के आपके अलग अलग फॉर्म में टोलरेशन के बिना आपको अलग अलग रूप में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। दिस हाउएवर, यह इस प्रकार इज एट वर्स्ट द डिफीट ऑफ अ वर्च्यू, ठीक है, यह वास्तव में हमारी नैतिकता का, नैतिक गुणों का पराजय होता है। सच टोलरेशन, ऐसी सहन शक्ति, इज परहैप्स प्रीफरेबल टू द फेनाटिक डिवोशंस विच लेड्स टू द डैनियल प्रीक्विशंस ऑफ ऑल अदर वैल्यूज बट इट्स ओन। कह रहा है कि यह जो टोलरेशन की भावना है यह किसी अन्य डिवोशन की भावना से अधिक प्रभावी होती है। डिवोशन की भावना का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, त्याग की भावना, किसी के प्रति आपका सद्भावना रखना, किसी को बेहतर करने की भावना रखना, ऐसी भावना आपके अंदर है तो उन भावनाओं में टोलरेशन जो है, सहन शक्ति जो है, किसी के कमियों के साथ, किसी के आपके कम के वैल्यू के साथ भी एडजस्टमेंट करने की जो क्षमता है वह आप में क्या है, यूनिक है। और यह आपका जो क्या है, इंडिया के अंदर यह भली भांति समाहित है। यह कहना चाहते हैं हमारे कौन, हुमायूं कबीर। इनकी कहने का मतलब है कि इंडियन कल्चर को महान बनाने में यहाँ का टोलरेशन पावर लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। कह रहा है थ्रू आउट द चेंजेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कह रहा है हमारे भारतीय इतिहास में लगातार बदलाव हुए। वी देयरफॉर फाइंड a spirit of underlying unity which informs the diverse expression of its life, but the unity was never dead uniformity, a living unity never is। कह रहा है क्या कि डाइवर्स एक्सप्रेशन है, इन डाइवर्स एक्सप्रेशन में डाइवर्स एक्सप्रेशन ऑफ द लाइफ, कह रहा है कि जिंदगी के इस डाइवर्स यानी कि विचित्र और अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन के बावजूद, बट द यूनिटी वाज नेवर डेड, यूनिफॉर्मिटी यानी क्या कि यहाँ की एकता कभी समाप्त नहीं हुई, यहाँ की एकता कभी समाप्त नहीं हुई, यहाँ की एकता कभी समाप्त नहीं हुई। और क्या, अ लिविंग यूनिटी इज नेवर, और ना ही यहाँ की एकता में जो जीने की आदत है यह जीने की आदत ही समाप्त हुई, न एकता में जीने की आदत समाप्त हुई और ना ही इनके अंदर क्या आपका यह जो जीने की भावना है वही समाप्त हुई है। मतलब क्या, ओवरऑल कहा जाए तो लोगों को जीने की भावना जो है एकता के साथ हर इतने डाइवर्सिटी, इतने भेदभाव के बावजूद भी अपने आप को जीवित रखने का एक अलग ही मजा है। उसके बाद कह रहा है यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर, दैट इज ट्रू एंड वाइटल। कह रहा है यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी, कह रहा है एकता और वैश्विकता, मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड वाइटल, यह किसी भी संस्कृति के लिए सही है और आवश्यक भी है कि एक संस्कृति के अंदर यूनिटी भी हो और यूनिवर्सलिटी भी हो, मतलब एकता भी हो और वैश्विकता का भावना भी हो, वैश्विक भाईचारा की भावना एक कल्चर के अंदर सम्मानित होना चाहिए, तभी वो कल्चर आगे बढ़ेगी। नाउ कल्चर इज अ कॉन्सेप्ट विच कैन नॉट बी सिंपली और यूनिटरली डिफाइंड, यानी आज के समय में कल्चर के कॉन्सेप्ट को एक तरीके से हम डिफाइन करने की कोशिश करें, अगर उसे परिभाषित करने की कोशिश करें तो यह संभव नहीं है। देयर इज नो सिंगल कैरेक्टर और मार्क which can be regarded as the essence or distinctive feature of culture, यानी कि कोई भी ऐसा इसेंशियल, कोई ऐसा आपका चीज नहीं है, आपका विशेषता चीज नहीं है जिनसे क्या कर सके कि हम किसी भी कल्चर के फीचर को हम क्या कर सके, समझ सके, या उनके बारे में हम क्या कर सके, उनको अपना सके। इट इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी स्टैंड्स of varying
इम्पोर्टेंस एंड विटेलिटी। कह रहा है इट इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, यह हमेशा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, ऑफ मेनी एक्सटेंस ऑफ वेरिंग इम्पोर्टेंस एंड विटेलिटी, अलग अलग महत्व और आपकी आवश्यकता जरूरतों के आधार पे अलग अलग भागों से यह जुड़कर एक सामंजस्य रूप में एक तैयार करती है। इफ वी अटेम्प्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, अगर हम लोग संस्कृति और सभ्यता के बीच अंतर करने की कोशिश करें, ऑफ लाइफ विच मेक्स सिविल सोसाइटी पॉसिबल, जिनसे हमारा सिविल सोसाइटी बनता है, यह असंभव है, पॉसिबल है, जिससे सॉरी माफ कीजिएगा, अगर हम कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच में अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करें, यानी किसी भी जिंदगी के कल्चर यानी संस्कृति और सभ्यता के बीच में अंतर करने की कोशिश करें, विच मेक्स सिविल सोसाइटी पॉसिबल, जिसके कारण एक समाज का अस्तित्व बन पाता है, उस वहीं पे कहेंगे कल्चर ऑन, यानी कि कल्चर वो है जिनसे क्या पड़ता है, एक समाज की आपकी कल्पना पूरी हो पाती है। ऑन द अदर हैंड, वही दूसरी तरफ, इज द रिजल्टेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन इटसेल्फ थ्रू लैंग्वेज, आर्ट, थ्रू फिलोसफी, रिलीजन, थ्रू सोशल हैबिट्स, कस्टम्स, थ्रू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। वही दूसरी तरफ का है तो कल्चर की बात करें तो कल्चर वास्तव में क्या है कि कल्चर में आपके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और एक्सप्रेशन का एक समरूप है, जिसके अंदर आपकी भाषाएं शामिल होंगी, आपकी दार्शनिक भावना, आपकी धार्मिक भावना, सामाजिक तौर तरीके, राजनीतिक आपकी सोच और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी को जब एक साथ मिलाइएगा तो एक कल्चर तैयार होता है। क्या बनता है, एक कल्चर तैयार होता है। और क्या कह रहा है, नो वन ऑफ देम सेपरेटली कल्चर बट कलेक्टिवली दे कंस्टिट्यूट द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ विच बी डिस्क्राइब एज कल्चर। किसी भी खास एक को आप कल्चर नहीं कह सकते हैं, ना फिलोसफी को कल्चर कह सकते हैं, ना रिलीजन की भावना को कह सकते हैं, ना सोशल हैबिट को, और ना ही उसके कस्टम्स को, ना ही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को। जब एक आपके क्या करेंगे, इन सभी को एक कवर्ड में, एक बॉक्स के अंदर, जब इन सभी को, इन छोटे छोटे अंश को जब आप डालेंगे, इनके अंदर छोटे छोटे अंश को डालेंगे, तब यह क्या बनेगा, तब यह बनेगा आपका क्या, उस कंडीशन में आपका बनेगा सिविलाइजेशन, कस्ट कल्चर। इन सभी को एक साथ मिलाने के बाद तब क्या बनेगा, तब बनेगा आपका कल्चर तैयार होगा। तब क्या बनेगा, कल्चर। इन सभी को एक साथ मिलाने के बाद किसी भी इंडिविजुअल को आप क्या नहीं कह सकते, संस्कृति नहीं कह सकते। आप कहने का मतलब क्या है कि संस्कृति इन सभी का सम्मिलित रूप है, यह कल्चर जो है इन सभी का सम्मिलित रूप है, इन किसी एक को आप कल्चर नहीं कह सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कल्चर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ सिविलाइजेशन, और कल्चर जो है, जो सभ्यता की जो है, यह मुख्य तीव्रता और मुख्य ज्योति जो है, यह आपका सिविलाइजेशन का वह कल्चर ही है। क्यों, क्योंकि कह रहा है सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। सभ्यता क्या है, हमारी समाज की अस्तित्व है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक एकता वाली चीज है, विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर, जो कल्चर के लिए कंडीशन पैदा करती है। समाज का वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर के लिए स्थिति पैदा करती है, वो हमारा क्या है, सिविलाइजेशन है। देयर कैन देयरफॉर बी नो कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन। कह रहा है कि बिना सिविलाइजेशन के कोई भी कल्चर का अस्तित्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिविलाइजेशन इन्वायरमेंट उत्पन्न करेगा जिसमें कल्चर पनपेंगे, एक समाज बनेगा, उन समाज जब बनेगा तब ना सोशल हैबिट आएंगी, एक समाज एक व्यक्ति का स्वरूप बनेगा तब ना रिलीजन पैदा होगा, एक समाज जब बनेगा तब ना उसके अंदर कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आएंगे। तो कहने का मतलब है समाज जो बनाने का काम है वो तो सिविलाइजेशन का है, और उनके हैबिट, रहने सहने का तरीका, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल हैबिट्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये सभी क्या हो गए, इनके अन्य पार्ट हो गए,
और ये जब सभी मिलते हैं तो कल्चर बनता है। तो सीधे शब्दों में क्या है कि कल्चर इज नथिंग विदाउट ऑफ सिविलाइजेशन। कल्चर इज नथिंग विदाउट ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि सिविलाइजेशन के अलावा कल्चर का कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं, यानी कि कल्चर अपने आप को टोलरेट कर ही नहीं पाएगा। उसके बाद कह रहा है बट देयर मे बी सिविलाइजेशन विच हैव नॉट एट डेवलप देयर कल्चर। कह रहा है बट देयर मे बी सिविलाइजेशन विच हैव नॉट एट डेवलप्ड देयर कल्चर। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी सिविलाइजेशन है, कुछ ऐसे भी सिविलाइजेशन है जिनकी आज तक कोई कल्चर ही नहीं बना। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जहां पे सिविलाइजेशन है कि कोई जरूरी है वहां पे कल्चर ही बन जाए। तो कह रहा है कि सिविलाइजेशन कल्चर को पैदा करने की कोशिश तो करता है, लेकिन हर कंडीशन में हर सिविलाइजेशन एक कल्चर को पैदा करे यह कोई आवश्यक नहीं है। कह रहा है परहैप्स व्हाट इज मोर ऑफन द केस इज दैट देयर आर सिविलाइज्ड पीपल अमंग whom only a small section has achieved culture। कह रहा है कि आपका शायद मोड ऑफन ज्यादातर ऐसा देखा जाता है द केस इज दैट देयर आर सिविलाइज्ड पीपल, जहां पे सभ्य लोग हैं, among whom only a small section has achieved culture, उन्हीं की वजह से क्या बनता है, कल्चर तैयार होता है। we have therefore had and still have races and nations that are civilized। कह रहा है कि have still have races and nations that are civilized, जिनके वजह से समाज क्या बनता है, civilized बनता है, मतलब कि सभ्य बनता है। but except for India, लेकिन इंडिया के अलावा we have not yet had any nation or race that could be regarded as cultured in all its sections and classes, for here in India culture is almost as extensive as civilization। क्या कह रहा है कि ऐसे दुनिया में शायद ही कोई देश होगा जो इतना सिविलाइज्ड वे से अपना कल्चर बना पाया है, क्योंकि इंडिया में यह कल्चर एकदम सिविलाइज तरीके से बना हुआ है। वास्तव में पूरी दुनिया के लिए अगर देखें तो कल्चर जो है यह सिविलाइजेशन का ही एक्सटेंसिव रूप है, बड़ा रूप है, एक अलग रूप है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, जो अनुभव हमें यूरोपियन कंट्री से प्राप्त है, मतलब क्या, विदेशी देशों से, यूरोपियन देशों से जो हमें अनुभव प्राप्त है, गिव्स अस केसेस ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर। तो वहां पे क्या कह रहा है कि वहां से हमें अनुभव मिलती है, गिव्स अस केसेस ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर, कि वहां पे सिविलाइजेशन तो है लेकिन अपनी कोई भी कल्चर वहां पर अवेलेबल नहीं है। इन इंडिया, भारत में, ऑन द अदर हैंड, भारत में हुई दूसरी ओर, इवन द कॉजुअल टूरिस्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट द डिफरेंस बिटवीन द मासेस एंड क्लासेस इज नॉट वन ऑफ क्वालिटी एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी। क्या कह रहा है कि यहाँ के मासेस, यहाँ के लोग और वर्गों को आप यहाँ के क्वालिटी के रूप में ले सकते हैं, और यहाँ के लोगों को एकता के लिए यह एक अपॉर्चुनिटी बनाती है कि यहाँ की, इनकी वजह से ही हमारे यहाँ का क्या बना है, कल्चर तैयार हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ की आपकी जो जनसंख्या है, यहाँ के लोग अलग अलग रूप में है, तो इनकी वजह से यहाँ के लिए समस्या नहीं है, बल्कि यह यहाँ के लिए क्वालिटी उत्पन्न करती है, जो इनकी सिविलाइजेशन और कल्चर बनाने में क्या होता है, मदद करता है। उसके बाद कह रहा है आपको, उसके बाद कह रहा है कि इट इज ऑफन अदरवाइज इन यूरोप, लेकिन यहीं पे यूरोप में इसके दूसरे तरीके का है। देयर द डिफरेंस इन क्वालिटी बिटवीन द मासेस एंड द क्लासेस इज एट टाइम्स सो ग्रेट दैट इट हैज सेकंड द फेथ ऑफ द मस्ट फर्वेंट ऑफ डेमोक्रेट्स। कह रहा है कि मासेज और क्लासेस में अगर उनकी क्वालिटी में अगर डिफरेंस करने की बात करें तो एक समय में उनकी डिफरेंस करना ठीक उतना ही आपका महान या बड़ी बात हो जाती है, हैज सेकेंड द फेथ ऑफ द मस्ट फॉरवर्ड डेमोक्रेट्स, जितना कि आप अपने जो डेमोक्रेट्स होते हैं लोकतंत्र पे,
को आपको न रखने की भावना पे होती है। मतलब क्या कि यहाँ के लोग और क्लासेस में बांटना, उनकी एकता को तोड़ना। ठीक उसी प्रकार है जैसे कि आप डेमोक्रेट्स को नहीं मानते हैं या फिर आप लोकतंत्र को हटाना चाहते हैं, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रखते हैं, तो उस तरह की भावना रखना या फिर उनके आपके यहाँ के मासेज और क्लासेस में डिफरेंस करना, दोनों एक समान है। उसके बाद कह रहा है द रिमार्केबल फेनोमेनन, द रिमार्केबल फेनोमेनन कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। करा द रिमार्केबल फेनोमेनन, अर्थात कि अगर या उनकी घटनाओं को हम क्या करें, उल्लेखने करें यानी उल्लेख करें, कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। यह सिर्फ भारतीय संस्कृति की कल्चर को ही डिनोट करती है। यूनिटी इज इन वन सेंस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर। सभी कल्चर के लिए यूनिटी जो है एक प्राथमिक और सार्वभौमिक आपकी क्या है, इंपोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, प्राथमिक पार्ट है। कर व्हाट स्पेशली डिस्टिंग्विशेस द कल्चर ऑफ इंडिया इज अनब्रोकन कंटिन्यूटी। और इंडिया के व्हाट स्पेशली डिस्टिंग्विशेस, जो आपका खास तौर से विभेद करता है कल्चर ऑफ इंडिया इज इट्स अनब्रोकन कंटिन्यूटी, कि भारत में जो आपका क्या है, एकता है, जो लगातार एक साथ रहने की जो क्षमता है, वह क्या है, अनब्रोकन है। वह कभी टूटने वाला, कभी खंडित होने वाला नहीं है। हियर देयर हैव बीन नो वायलेंट और सडन ब्रेक्स बट ऑन द कॉन्ट्रेरी a steady growth and extension of culture which has gradually permeated every class and section of society। यह हमारे समाज की एक एक्सटेंशन रूप है जो हमें क्या करता है, वायलेंट देता है, वायलेंट और सडन ब्रेक से हमें क्या करता है, बचाता है। लोगों की मेंटेलिटी इतनी मैच्योर अवस्था में है कि लोग क्या करते हैं कि इनकी भावना को हमें क्या करते हैं, बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल देखें तो कबीर क्या कहना चाहते हैं, कबीर हमारे इंडियन कल्चर को एक अलग रूप में यहाँ की एडजस्टमेंट, टॉलरेंस पावर, इन सभी को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कह रहा है व्हाट हैज बीन द पॉलिसी ऑफ इंडियंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। कह रहा है व्हाट हैज बीन द पॉलिसी ऑफ इंडियंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। कह रहा है कि पूरे स्पेयर में यानी कि पूरे लाइफ स्पेयर में इंडियन लोगों की क्या पॉलिसी होती है। तो इनका एक ही पॉलिसी है, लाइफ एंड लेट लाइफ, जियो और जीने दो, यही पॉलिसी होती है। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज प्रीफरेबल टू फेनाटिक डिवोशन। व्हाट इज प्रीफरेबल टू फेनाटिक डिवोशन। तो अगर फेनाटिक डिवोशन की बात की जाए तो क्या आपका प्रीफरेबल ज्यादा है, तो आपका प्रीफरेबल क्या है, यहाँ का एडजस्टमेंट का तरीका। क्या एडजस्टमेंट का तरीका, यहाँ के लोगों के बीच में टॉलरेंस पावर, टॉलरेंस कैपेसिटी। तो ये कह रहा है एडजस्टमेंट और टॉलरेंस क्या है, प्रीफरेबल टू फेनाटिक डिवोशन। लिख सकते हैं आंसर, विच स्पिरिट अंडरलाइज द चेंजेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। विच स्पिरिट अंडरलाइज द चेंजेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय जो इतिहास है उनमें किस प्रकार की आपकी जो चेंजेज है वह अंडरलाइज है, जिसे हम चिन्हित कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि इंडियन सोसाइटी की आपकी जो चिन्हित करने वाली बात है एडजस्टमेंट है, यहाँ की टॉलरेंस पावर है, यहाँ के लोगों के बीच में यूनिटी है, आपका क्या है, यहाँ के आपका सिविलाइज्ड आपका कल्चर है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें जिससे आप क्या कर सकते हैं, जिसे आप चिन्हित कर सकते हैं। तो कोई भी 2-3 बातें लिख दीजिएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज हुमायूं कबीर इज डिफाइन कल्चर। तो डिफाइन कल्चर कैसे डिफाइन करते हैं कि कल्चर को कहते हैं भाई कल्चर तो एक चीज है नहीं, यह आपके रिलीजन को दर्शाता है, यह आपके फिलोसफी को बतलाता है, यह आपके फिलोसफी को रिलीजन को बताता है। इसके अलावा क्या बनाता है, क्या बताता है आपको, यानी कि सोसाइटी में हैबिट क्या, आपका सोशल हैबिट को बताता है। ठीक है। उसके बाद आपके अंदर टॉलरेंस पावर क्या, इन सभी के सम्मिलित रूप को क्या कहा इन्होंने,
कल्चर का नाम देने की कोशिश किया है। उसके बाद कह रहा है हाउ डज हुमायूं कबीर डिफाइन सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन को इन्होंने कैसे डिनोट किया है, तो कह रहा है ये कि सिविलाइजेशन वास्तव में क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, किसके लिए, कि जिनसे आपका कल्चर बन सकता है। लेकिन लास्ट में एक लाइन और कहते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर सिविलाइजेशन का अपना कोई कल्चर हो ही। क्लियर है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है। कह रहा है व्हाट डज, 6 नंबर देखिए अब, व्हाट डज द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव अस, यूरोपियन कंट्रीज हमें क्या अनुभव देते हैं कि वहां पे आपका सिविलाइजेशन तो है, वहां पे क्या आपका सिविलाइजेशन तो है, लेकिन सिविलाइजेशन के होने के बावजूद भी वहां पे क्या नहीं है, कल्चर उनसे डेवलप नहीं हुआ है। क्लियर है, कल्चर वहां पर नहीं है। आशा है फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा चैप्टर। अगर चैप्टर क्लियर हो गया होगा तो आप इसे जरूर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।